हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, रामबाण सीरीज के 8वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक 7 पार्ट आ चुके हैं रामबाण सीरीज के, अब ये 8वां पार्ट है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रह दिए हुए हैं, आप जैसे देख सकते हो, और आपको सामने यहाँ पर उपग्रहों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले ये सौरमंडल के हमने सभी ग्रह ले रखे हैं। तो सौरमंडल में सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी है? 8। पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन जो 9वां ग्रह माना जाता था, जिसको कहते थे यम ग्रह को सन 2006 में, अगस्त सन 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब उन ग्रहों के कितने उपग्रह हैं वो हमको यहाँ पर देखने हैं। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 0, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के उपग्रहों की संख्या भी 0। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है। अगला है बृहस्पति ग्रह, तो इसके उपग्रहों की संख्या 79। शनि के उपग्रहों की संख्या 82। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 और वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 14। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बृहस्पति और शनि, क्योंकि पहले ये संख्या अलग हुआ करती थी। पहले बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 69 थी और शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 62 थी। तो पहले जब ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो आपसे पूछा जाता अगर कि सर्वाधिक उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, तो पहले आंसर होता था बृहस्पति, लेकिन अब जो आंसर होगा वो क्या होगा? शनि, क्योंकि शनि के उपग्रह कितने हैं? 82 और बृहस्पति के कितने हैं? 79। तो अब ध्यान रखिएगा, ये पुराना हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, कुछ ग्रह हैं जिनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी। और अरुण ग्रह, इनके बारे में आपको याद रखना है। इन दोनों ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है इन दोनों ग्रहों पर, और बाकी ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूर्य कहाँ से उगेगा? पूर्व से। जबकि ये घूमते हैं शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम, तो सूर्य कहाँ से उगेगा? पश्चिम से। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अपनी अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ लगता है। तो इसका नाम क्या है? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश। अगला क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। जो हमारी टेलीग्राम पर 10 का दम वाली जो सीरीज चल रही है, उस 10 का दम की सीरीज में भी हमने इसको कवर किया था कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा मरुस्थल है। ये पूरा क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पर कई सारे मरुस्थल हैं, जैसे यहाँ पर गिब्सन का मरुस्थल है, गिब्सन का मरुस्थल, इसको भी हमने कवर किया है 10 कदम में। इसके अलावा सैंडी का मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक, इस तरह के कई सारे मरुस्थल यहाँ पर हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, पूरा मरुस्थलीय भाग है। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है। यहाँ कई देशों ने अपनी लैब्स बना रखी हैं, अपने ऑब्जर्वेटरी बना रखी हैं अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। केवल लोग प्रयोग के लिए, विज्ञान के लिए यहाँ पर जाते हैं, विज्ञान की कोई खोज के लिए, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानसून इत्यादि का, इन सब का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। लैब्स अपनी अपनी अलग अलग देशों ने खोल रखी हैं। इंडिया ने भी यहाँ पर अंटार्कटिका में अपनी कुछ लेबोरेटरी बनाई हैं, कुछ प्रयोगशालाएं बनाई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्लास में करवाई भी थी कौन सी प्रयोगशालाएं हैं, तो यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ फिर से। जैसे जब हमने अंटार्कटिका पढ़ा था तो आपने देखा था कुछ हमने इस तरह से एक मैप बनाया था,
ये अंटार्कटिका महाद्वीप हमने बना दिया, ऐसा अंटार्कटिका महाद्वीप था। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है ये वाला पॉइंट। और इंडिया ने यहाँ पर अपनी देखिए लैब बना रखी थी। ये यहाँ पर एक सबसे पहली जो बनाई लेबोरेटरी प्रयोगशाला उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन ये किनारे पर बिल्कुल बनी थी, पानी में डूब गई, समुद्र में डूब गई। इसके बाद हमने दूसरी बनाई यहाँ पर, इसका नाम रखा मैत्री, कुछ अंदर बढ़ाकर। ये आज भी ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री। और एक फिर यहाँ पर बनाई, इसका नाम है भारती। तो अंटार्कटिका में हमारी अभी वर्तमान में 2 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक मैत्री, एक भारती, और 3 थी, यानी दक्षिण गंगोत्री भी थी जो कि समुद्र में डूबने के कारण समाप्त हो गई। अभी ऑपरेशनल नहीं है। अभी ऑपरेशनल कौन कौन सी हैं? मैत्री और भारती, इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह। कहाँ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की 5 महान झीलों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए 5 महान झीलें कौन सी हैं, मैं इन झीलों का क्रम लिख रहा हूँ। तो देखिए क्रम कहाँ से है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक। 1 2 3 4 और 5, इस तरह 1 2 3 4 5। तो देखिए पहली झील जो आपको ये दिख रही है, इस पहली झील का नाम है सुपीरियर झील, और ये दुनिया की मीठे पानी की या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर। दूसरी झील का नाम है मिशिगन, मिशिगन। तीसरी झील का नाम है ह्यूरॉन। चौथी झील का नाम है ईरी, और 5वीं झील का नाम है ओंटेरियो। ये 5 महान झीलें हैं। तो आपसे अगर पूछता है 5 महान झीलें कौन सी हैं, तो ये 5 महान झीलें रहीं। और इनमें सबसे प्रदूषित झील है ईरी, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, भारत में जितने वन हैं उसके क्षेत्रफल का लगभग 37% है। यानी लगभग अगर 100 पर जंगल हैं तो 37% पर केवल क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। ये पाल वंश का शासक था, बंगाल के पाल वंश का, इसका नाम है धर्मपाल, और इन्होंने स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए, ये क्वेश्चन खूब आता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। ये गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र हैं, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आपने नाम सुना है, ये उनके पुत्र हैं कुमारगुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है 29वां क्वेश्चन, कुछ क्रांति हैं और उन क्रांति समय आपको लिखना है कब हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी क्रांति 1776 से 1783 तक हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। चीनी क्रांति 2 हैं, तो दोनों ध्यान रखनी है। एक चीनी क्रांति 1911 में हुई सन यात सेन के नेतृत्व में, और एक 1949 में हुई माओ ज़ेदांग के नेतृत्व में, ठीक है। 1911 वाली किसके नेतृत्व में हुई है? सन यात सेन। इन्हें चीन का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। क्या नाम है? मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, सन यात सेन। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और इनके नेतृत्व में 1911 की चीनी क्रांति हुई थी। और 1949 की जो चीनी क्रांति हुई, जिसको साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये हुई थी माओ ज़ेदांग के नेतृत्व में, ठीक। माओ ज़ेदांग या माओ त्से तुंग भी कहते हैं, माओ त्से तुंग। अगला है रूसी क्रांति 1917 में हुई, किसके नेतृत्व में हुई? तो नाम ध्यान रखिएगा, लेनिन, लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, ठीक। अगला 20वां क्वेश्चन, अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? तो ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान का संबंध है छत्रपति शिवाजी महाराज से। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, शिवाजी महाराज,
शिवाजी महाराज से, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान, जिसमें पेशवा हुआ करते थे, पेशवा के अलावा सुमंत हुआ करते थे, सुरुनवीस, वाक्यानवीस, इस तरह के कई सारे पद थे, 8 पद थे। तो उन 8 पदों को क्या कहा गया? अष्टप्रधान। और इनके हेड, अष्टप्रधान के हेड कौन होते थे? छत्रपति। छत्रपति कौन थे? शिवाजी। अगला, किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे? तो इसका आंसर होगा अष्ट दिग्गज राजा कृष्ण देव राय के दरबार में। कहाँ? कृष्ण देव राय। कहाँ के शासक थे? तो आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य के। ये थे विजयनगर साम्राज्य के शासक, विजयनगर साम्राज्य। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही। इसका आप रिवीजन करते रहिए। अभी तक 7 पार्ट जो आ चुके हैं उनको भी पहले देखिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।